अमेरिकी संसद के प्रथम व लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराव गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम अमेरिकी कांग्रेस के अर्थात वहाँ की संसद के दूसरे सदन, दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। आज हम इस अंक में प्रतिनिधि सभा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम व लोकप्रिय सदन है। अर्थात लोकप्रिय सदन से तात्पर्य यह जनता का सदन है। जहाँ सीनेट राज्यों का सदन थी, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ प्रतिनिधि सभा सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था है। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अतः इसमें बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य से प्रतिनिधि सभा के लिए 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किंतु अलास्का एवं नेवादा जैसे राज्यों से एक एक प्रतिनिधि ही निर्वाचित किया जाता है। प्रतिनिधि सभा का संगठन। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या। वर्तमान काल में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कुल 435 है। बड़ी जनसंख्या वाले राज्य अधिक संख्या में प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, किंतु प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि अवश्य भेजता है, भले ही उसकी जनसंख्या काफी कम हो। प्रत्येक 10 साल बाद अमेरिका की जनगणना होती है, तो प्रत्येक राज्य द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का पूर्ण निर्धारण होता है। दूसरा है सदस्यता के लिए योग्यताएं। प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं जरूरी हैं, जिनमें पहला है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। दूसरा, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो और कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो। तीसरा, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। प्रथा के अनुसार उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए। वह पागल, कोढ़ी, दिवालिया या गंभीर अपराधों में सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरा है सदस्यता के लिए तीसरा है प्रतिनिधि सभा का चुनाव और उसकी विशेषता। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के बारे में दो बातें मुख्य हैं, जिनमें पहला है विभिन्न राज्यों में मतदान के लिए वयस्कता की आयु विभिन्न है। वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित है। उदाहरण के लिए जॉर्जिया व केंट की राज्यों में मतदान की आयु 18 वर्ष, जबकि अलास्का में 19 वर्ष, हवाई में 20 वर्ष और शेष राज्यों में 21 वर्ष रखी गई है। दूसरी प्रमुख बात
कि प्रतिनिधि सभा के चुनावों में गैरीमैंडरिंग नामक भ्रष्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गैरीमैंडरिंग एक प्रथा है जो अमेरिका में पाई जाती है। यह जिसके अनुसार शासक दल प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की रचना इस प्रकार से करता है कि वह अधिक से अधिक स्थानों पर जीत जाए और विरोधी दल कम से कम स्थानों पर विजयी हो। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सन 1814 में मैसाचुसेट्स राज्य के गवर्नर एल ब्रिज जेरी ने किया था। अतः उसी के नाम के आधार पर इस प्रणाली को जेरीमैंडरिंग या गैरीमैंडरिंग कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में ये दो प्रमुख बातें दिखाई देती हैं। चौथा है सदस्यों का कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है। यह कार्यकाल निश्चित है और इसे कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। यही सदस्यों का भी कार्यकाल है। अगला है सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य होने के नाते सदस्यों को क्या विशेषाधिकार और क्या उन्मुक्तियां स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो उनमें पहला है सदन में भाषण की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। अतः सदन में दिए गए भाषण के आधार पर किसी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा, प्रतिनिधि सभा के सत्र के दौरान किसी सदस्य को दीवानी विवादों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किंतु फौजदारी, देशद्रोह या अन्य किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, सदस्यों को डाक, तार व टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होती है। चौथा, प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का स्वयं फैसला करती है और अपराधी सदस्य को पद मुक्त कर सकती है। इस प्रकार ये सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां हैं। अब है प्रतिनिधि सभा के अधिकारी। प्रतिनिधि सभा के प्रमुख अधिकारी हैं सदन का अध्यक्ष, सदन का नेता तथा विरोधी दल का नेता। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन का नेता बहुमत दल का नेता होता है और विरोधी दल का नेता अल्पमत का नेता होता है। ये दोनों अपने अपने दल में अनुशासन रखते हैं और किसी विषय पर अपने दल के वक्ताओं की सूची तैयार करते हैं। इन तीनों पदाधिकारियों के अलावा सदन में एक क्लर्क, एक सार्जेंट एट आर्म्स, एक द्वारपाल, एक पोस्टमास्टर आदि भी होते हैं। अगला है बैठक की गणपूर्ति। प्रतिनिधि सभा की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा का वर्ष में एक अधिवेशन अनिवार्य है और आजकल यह अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रारंभ होता है। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन 3 जनवरी को ही प्रारंभ होता है, समाप्ति किसी एक तारीख को ही होता है। अब है प्रतिनिधि सभा की शक्ति, अधिकार एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का प्रथम सदन है और उसे विधायी क्षेत्र में कांग्रेस के द्वितीय सदन अर्थात सीनेट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। अन्य क्षेत्रों में दोनों सदनों की स्थिति में अंतर भी है। प्रतिनिधि सभा की प्रमुख शक्ति, अधिकार एवं कार्य निम्न है। पहला, विधायी शक्ति। कानून निर्माण में प्रतिनिधि सभा की शक्तियां सीनेट के समान हैं।
कोई भी विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर प्रतिनिधि सभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं हो तो वह कानून नहीं बन सकता है। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। दूसरा है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। इस प्रकार संवैधानिक संशोधन के बारे में सीनेट के समान ही प्रतिनिधि सभा को भी अधिकार प्राप्त है। तीसरा है वित्तीय शक्ति। वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को पूर्ण व अंतिम शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रत्येक वित्तीय विधेयक अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और उसके द्वारा पारित होने के बाद उसे सीनेट में भेजा जाता है। चौथा है कार्यपालिका शक्ति। इस क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला, एक विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में से किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुन सकती है। दूसरा है प्रतिनिधि सभा व सीनेट के सहयोग से ही युद्ध की घोषणा होती है। हालांकि युद्ध के बाद होने वाली संधियों पर केवल सीनेट की सहमति ली जाती है और इस बारे में प्रतिनिधि सभा को और कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा, प्रतिनिधि सभा संघीय प्रशासन के विभागों के कार्यों की जांच कर सकती है। वह इस कार्य को स्थायी या विशेष समितियों के माध्यम से करती है। अगली शक्ति है महाभियोग की कार्रवाई में भाग। कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों एवं संघीय पदाधिकारियों के प्रति महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत प्रतिनिधि सभा द्वारा की जाती है और उसके द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद ही सीनेट इस पर विचार करती है। स्वयं के प्रति शक्तियां। पहला, प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। दूसरा, यह अपनी बैठकों की प्रक्रिया संबंधी नियम बनाती है। तीसरा, यह अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देती है। चौथा, यह अपने सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पांचवा, प्रतिनिधि सभा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जो इस सदन का अपमान करे अथवा सदन की कार्रवाई में बाधा डाले। इस प्रकार ये प्रतिनिधि सभा की स्वयं से संबंधित शक्तियां हैं। अब है प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। विद्यार्थियां ध्यान देंगे कि प्रत्येक देश में संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन होता है। अमेरिका में भी यही स्थिति है। यहाँ उच्च सदन सीनेट है, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। लेकिन अमेरिकी सीनेट के बारे में कहा जाता है कि विश्व के सभी उच्च सदनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उच्च सदन है और प्रतिनिधि सभा सबसे कम दुर्बल निम्न सदन है। तो इसकी दुर्बलता के प्रमुख कारण ये हैं कि पहला, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। वहाँ कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से नहीं किया जाता है और कार्यपालिका प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। अतः
अमेरिका का प्रथम सदन संसदीय शासन प्रणालियों वाले राज्यों के प्रथम सदनों से कमजोर है। दूसरा, अमेरिका संघीय प्रणाली की विशेषता। विश्व के सभी प्रजातांत्रिक एकात्मक राज्यों में ही नहीं अपितु संघात्मक राज्यों में भी द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस आदि एकात्मक राज्यों तथा भारत के संघात्मक राज्य में प्रथम सदन द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली है। सभी प्रजातांत्रिक राज्यों में यह मान्यता है कि द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि प्रथम सदन जनता का सदन होता है। अमेरिकी संघ प्रणाली की यह विशेषता है कि वहाँ प्रथम सदन को जनता का सदन तो बनाया गया है, किंतु उसे द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। इस संबंध में अमेरिकी संविधान सभा का इतिहास ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी संघ में अनेक छोटे छोटे राज्य केवल इसी शर्त पर शामिल हुए थे कि द्वितीय सदन में छोटे व बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और प्रमुख विषयों में द्वितीय सदन को प्रथम सदन के समान शक्तियां प्राप्त होंगी और कुछ विषय में द्वितीय सदन को प्रथम सदन से अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। अमेरिका में द्वितीय सदन को विधायी, वित्तीय व संवैधानिक संशोधन के क्षेत्र में प्रथम सदन के समान शक्तियां प्राप्त हैं और कार्यपालिका के क्षेत्र में द्वितीय सदन को प्रथम सदन से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तीसरा है प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि। प्रतिनिधि सभा के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसकी अवधि बहुत कम है। इसके चुनाव 2 वर्ष के लिए होते हैं। इतने कम समय के लिए निर्वाचित सदस्य अपने कार्यों को गंभीरतापूर्वक करने में असफल रहते हैं। वस्तुतः वे निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही नए निर्वाचनों के लिए चिंतित रहते हैं। अगला है सदस्य संख्या अधिक। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है। इतनी अधिक सदस्य संख्या के कारण सभा किसी विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर पाती है, जबकि सीनेट की सदस्य संख्या 100 है और वह किसी भी विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने में समर्थ है। कार्यविधि। प्रतिनिधि सभा की समिति व्यवस्था बहुत प्रभावशाली है। यह कहा जाता है कि प्रतिनिधि सभा की समितियां विधेयकों में आमूलचूल परिवर्तन कर देती हैं और उनका शीर्षक तक बदल देती हैं। समितियां इस स्थिति में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को विधायी कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर नहीं मिलता है। इन सभी कारणों की वजह से प्रतिनिधि सभा की शक्तियां सीनेट की तुलना में कम हैं। धन्यवाद।